हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ भैया सभी लोग अपने अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और अच्छे से तैयारी में कर रहे होंगे, है नी। और अल्लाह से दुआ है कि सभी लोग कामयाबी की दहलीज पर पहुँचे, सभी का सिलेक्शन हो। अल्लाह से यही मैं दुआ करता हूँ। चलिए आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा, पहला क्वेश्चन है, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये जो होता है दीर्घकालीन निर्माणी ठेकों पर लागू नहीं होता भैया, क्योंकि दीर्घकालीन निर्माणी ठेके जो होते हैं वो एक वर्ष में नहीं चलते बल्कि कई वर्ष तक चलते रहते हैं। नहीं, दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देय पत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता नहीं भैया, ये एक वास्तविक खाता है। बैंक ऋण खाता एक नाम मात्र खाता है, ये भी गलत है। वे व्यक्तिगत खाता, पूर्वदत्त वेतन खाता एक व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता नहीं है, ये भी गलत है। जबकि डी सही है, क्योंकि ये उपार्जित खाता एक व्यक्तिगत खाता है जिसे हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। ओके, ये कह रहे हैं एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो रमेश को जो क्रेडिट जब भुगतान करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर देखिएगा बैंक में समाधान विवरण तैयार किया जाता है तो एक किसी तिथि को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर तिथि को बैंक की बाकी और रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने की बाकी का मिलान करने के लिए उसका समाधान करने हेतु एक विवरण पत्र बनाया जाता है जिसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अग्रदाय पद शब्द का प्रयोग जो होता है भैया वो खुदरा रोकड़ पुस्तक से होता है। खुदरा रोकड़ पुस्तक में अग्रदाय पद्धति का प्रयोग मतलब कि क्या होता है, कि पेटी कैशियर नियुक्त कर दिया जाता है जो है छुटकर मुटकर व्यू का खर्चा करता है, ठीक है, और उसके लिए पेटी कैश बुक तैयार करता है। आगे देखिएगा, क्रय वापसी संबंधी माल के संबंध में आया हुआ बीजक किसके द्वारा पास किया जाता है? तो ये क्रय विभाग के द्वारा पास किया जाता है बेटा। आगे देखिए, जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबंधित होती है? तो बोधगम्यता होती है भैया, है नहीं। यानी कि जो सूचनाएं हैं वो आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंप्रीहेंसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बोधगम्यता मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ओके, आसानी से समझ में जानी चाहिए उसके प्रयोगकर्ताओं द्वारा। आंतरिक नियंत्रण जो है वो आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक चेकिंग, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दोनों का भाग है। दोनों का सम जो है वो आंतरिक नियंत्रण कहलाता है, और दोनों ही जो है आंतरिक अंकेक्षण भी और आंतरिक निरीक्षण भी ये प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए प्रबंधक द्वारा नियंत्रित किए गए संपूर्ण व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लाभ हानि खाते में प्रभारित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है। तो क्रमागत ह्रास पद्धति से, यानी कि अगर शुरू के सालों की बात करें तो शुरू में जो है आपके रख रखाव का खर्च कम आएगा, ह्रास की राशि ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ह्रास की राशि घटती चली जाएगी और मेंटेनेंस के चार्ज बढ़ते चले जाएंगे। तो जो होता है रख रखाव और ह्रास का चार्ज समान ही पड़ता है, ठीक है, क्रमागत ह्रास पद्धति। आगे देखिए, संपत्ति के ह्रास एवं रखरखाव की लाभ हानि खाते पर कुल भार समान होगा तो यह ह्रासमान शेष पद्धति से होगा। देखिए भैया, संपत्ति के ह्रास एवं रखरखाव का लाभ हानि पर जो है वो लगभग ह्रासमान शेष पद्धति के अंतर्गत आता है, ठीक है भैया। आगे देखिए, आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का अर्थ जो होता एक व्यक्ति होता है, हिंदू विभाजित परिवार होता है, फर्म होती है। इसके अलावा कंपनी, व्यक्तियों का संघ, स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, कोई मतलब कृत्रिम व्यक्ति जो भी हो वो सब इसी में आते हैं, ओके।
आगे देखेंगे डेबिट सभी व्ययों को और हानियों को, क्रेडिट सभी आय को लाभ को, नाममात्र खाते का नियम है, कुछ सोचने वाली जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि कौन से तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, तो जो द्विपक्षीय शुद्धियाँ होती है वो प्रभावित नहीं करती। 5,000 रुपये का नगद माल खरीदा, क्रय खाते में निष्ठा, ठीक है, स्थान पर खर्च खाते को डेबिट कर दिया, मतलब परचेस को डेबिट करना था, कर दिया एक्सपेंसेस को, यानी सैद्धांतिक त्रुटि हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। एक मशीन 1 जनवरी 1987 में क्रय की गई, इस पर 10% की दर से अपलिखित मूल्य विधि द्वारा ह्रास अपलिखित किया गया। 1 जनवरी 1990 को इस मशीन का अपलिखित मूल्य क्या हो, जो है 13,182, तो 87 में तो 3 साल हो गए भैया, सीधी सी बात है। तो 3 साल का जो निकलेगा रिवर्स से गैर में लगा देते हैं। 13,182 गुणा 100/90 गुणा 100/90 गुणा 100/90, जब हम ये करेंगे तो ये 18,000 रुपये के लमसम आएगा। आगे देखिएगा, यदि लागत का 25% तो बिक्री का तो कम ही होगा, 20% हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, विक्रय प्लस अंतिम रहती माइनस क्रय माइनस सकल लाभ, तो प्रारंभिक रहती का सूत्र है, कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के संबंधित है, तो भैया मैंने आपको बताया था कि 148 उसकी नियुक्ति से संबंधित है, और जबकि अगर बात करें हम 149 की, तो वो उसके दायित्वों को बताता है, ठीक है, उसके दायित्वों को बताता है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के दायित्वों को बताता है, ठीक है, के महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व काय में दिए गए हैं भैया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य जो दिए गए हैं वो काय में दिए गए हैं, 149 में दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, इसके जो है भैया कर्तव्य जो और दायित्व जो दिए गए हैं वो 149 में दिए गए हैं। जबकि अगर बात करें हम 150 की, ठीक है, तो 150 का क्या संबंध होता है भैया, तो ये 150 के संविधान के जो है अनुच्छेद 150 के अंतर्गत जो है एक महालेखा एवं नियंत्रक का पद जो है क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, ये इससे संबंधित है भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, एक आता है 279 भी आता है, शुद्ध आय की गणना केक के द्वारा प्रमाणित की जाती है, ठीक है, और 151 भी इसी से संबंधित है। 151 के अनुसार जो है संघ के खातों से संबंधित केक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन की, ठीक है, पहल पर रखी जाएगी। हाँ, 148 जो है वो केक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें सब कुछ इसमें दी गई हैं। आगे बात करते हैं भैया, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आग से 5,000 रुपये का स्टॉक नष्ट हो गया, जिसमें 3,000 रुपये का बीमा का दावा स्वीकार हुआ, 2,000 रुपये का शेष डेबिट किया जाएगा, तो जो 2,000 रुपये का शेष है वो लाभ हानि में चला जाएगा, क्योंकि 5,000 में से 3,000 दावा स्वीकार हो गया, यानी कि 3,000 की हानि खत्म हो गई, 2,000 जो है हमारी प्योर हानि हो गई, तो ये हमारा लाभ हानि खाते में चला जाएगा, लाभ हानि खाता डेबिट हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है भैया, पूर्वदत्त व्यू को समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। तो समय जो पूर्वदत्त व्यू होते हैं वो क्या होते हैं, असल में हमारे पूर्वदत्त व्यय हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। तो क्या होता है, संपत्ति और व्यय में प्रभावित होती है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं भैया, ये कह रहा है लघु कार्य कहाँ से। तो लघु कार्य राशि जो होती है वह जब न्यूनतम किराया रॉयल्टी की राशि से अधिक होता है, तो रॉयल्टी न्यूनतम किराए का रॉयल्टी की राशि पर आधिक्य जो होता है वो लघु कार्य राशि कहलाती है, ठीक है। अधिकार शुल्क के ऊपर न्यूनतम किराए का आधिक्य, तो इसलिए न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का नहीं बल्कि क्या होता है, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का, ये ए सही हो जाएगा। थोड़ा लैंग्वेज घुमाने की कोशिश की जाती है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, दिवालिया लेखों में सूची डी, तो सूची डी का संबंध जो है वो पूर्वाधिकार लेनदारों से है, ठीक है। सूची डी जो है पूर्वाधिकार लेनदारों में आता है। ऐसी संपत्तियां जो कहीं गिरवी नहीं पड़ी होती वो सूची ई में आती हैं, ठीक। ऐसी जो बुक डेप्ट होते हैं एफ में आते हैं, ठीक। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो जी में जाते हैं, ठीक। उसके अलावा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ए में आते हैं, पूर्णतः सिक्योर्ड जो होते हैं वो लिस्ट बी में आते हैं, और आंशिक जो होते हैं लिस्ट सी में आते हैं, याद रखना भैया इन्हें। आगे बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं कि बीमा पॉलिसी की राशि 1,00,000 रुपये, कुल रहतिये का मूल्य जो है 1,50,000 रुपये, बचाए गए रहतिये का मूल्य 90,000 रुपये, ठीक है। 90,000 ही है, 90,000 एक नहीं है, 90,000 रुपये ओनली। 90,000 रुपये दावे की राशि क्या होगी, तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि दावे की राशि निकालने के लिए पहले हमें लॉस का पता होना चाहिए। 1,50,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक था, 90,000 रुपये का बचा लिया, 60,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक। 1,00,000 रुपये की पॉलिसी थी, तो फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर अमाउंट ऑफ पॉलिसी इंटू लॉस ऑफ स्टॉक अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो 1,00,000 गुणा 60,000 बटे 1,50,000 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 40,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ओके। अगली बात करते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होंगे भैया वो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, ये केंद्रीय वित्त मंत्री, ओके। हाँ, आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षण वर्ष भर किया जाता है वह कहा जाता है। तो एक वैधानिक अंकेक्षण जो पूरे वर्ष भर किया जाता है, ठीक है, वह चालू अंकेक्षण कहलाता है, जो कि खास करके बैंकिंग कंपनियों के लिए, जो बैंकिंग व्यवसाय वाले संस्थाएं होती हैं उनके लिए लाभकारी होता है, उनके लिए जो है लाभकारी होता है भैया। किनके लिए, जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, तो बैंकिंग संस्थाओं में ये जो है ज़्यादा लाभकारी होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया है, एक 23 जो है बेटा थोड़ा छूट गया, ये हो गया है 23 हो गया। आगे देखते हैं, लेखा मानक 8 का संबंध। तो लेखा मानक 8 का संबंध शोध एवं विकास हेतु मूल्यांकन से है, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है, याद रखना। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं बट्टे के बनाने, तो बट्टे के बात आती है अनुदारवादी रूढ़िवादी प्रथा, ठीक है। बट्टा जो है उसका जो संबंध है वो कहाँ से है, रूढ़िवादी से है, ठीक है। हाँ, रूढ़िवादिता हाँ, तो ये जो है रूढ़िवादी का मतलब होता है संपत्तियों का न्यूनतम करना, मतलब संपत्तियों के मूल्यों को कम पर दिखाना, अधिक पर ना दिखाना, है नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
कथन की बात चल रही है। भवन खाता एक वास्तविक खाता है, यह वास्तविक खाता गलत है। अदत्त खाता, अदत्त किराया खाता है, व्यक्तिगत खाता है, ये भी गलत है। प्रत्येक विकलन, डेबिट का समाकलन होता, क्रेडिट होता, ये बात है बिल्कुल सही है, 100% सही है। डेबिट वर्सेस क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। व्यवसाय की संपत्ति जो है 21,315 है और दायित्व इतने हैं, तो इसमें से इसे घटा दो तो पूंजी निकल आएगी 17,195 रुपये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये कई बार क्वेश्चन रिपीट करा है। ओके, आगे देखिएगा। एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। तो अंकेक्षक जो है नकदी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा ये देखता है, सामग्री का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा ये देखता है, खातों में कोई धोखाधड़ी तो या हेरा फेरी तो नहीं हो रही ये चीज़ देखता है। उसका जो मेन मकसद है वो यही है, लेकिन ये डी सही हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा। एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। एक साझेदारी फर्म में जो कर्तव्यों का निर्धारण होता है वो अंकेक्षक और फर्म के बीच एक आपसी समझौते के द्वारा निर्धारित होता है। जो शाखाएं आकार में छोटी होती हैं तो उनके लिए जो है देनदार विधि ज़्यादा उपयोग की जाती है। जो शाखाएं छोटी होती हैं उनके लिए देनदार विधि ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये कह रहे हैं किराया क्रय पद्धति को अधिनियम की तरह लागू किया गया था। तो किराया क्रय पद्धति को अधिनियम की भांति जो है वो 8 जून 1972 को लागू किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसको 1972 कर लेते हैं। ये मिस प्रिंट हो गया, 1972 इसका राइट आंसर है बेटा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। तो जो 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के पहले का वर्ष होता है, तो जरा कर निर्धारण से पहले से का वर्ष जो होता है वो गत वर्ष कहलाता है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है? लेखांकन सूचना के क्रम में जो होता है वो अंतिम चरण सूचना का विश्लेषण और उसकी व्याख्या करना होता है, सूचना का संप्रेषण करना होता है भैया। ठीक है, ये आपका आगे बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद में ये कह रहे हैं पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दी गई फीस। तो पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दी गई फीस जो होती है, पेटेंट का नवीनीकरण क्या होता है भैया? पेटेंट के नवीनीकरण के लिए दी गई फीस जो होती है वो आगमव्यय होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। क्योंकि पेटेंट अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाते हैं और वे उस अवधि के समाप्ति के बाद उन्हें नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करके नवीनीकरण होता है, जिसका लाभ एक विशेष अवधि तक ही प्राप्त होता है। पेटेंट अधिकार के लिए नवीनीकरण शुल्क एक राजस्व व्यय है, क्योंकि वो बार बार कराने पड़ते हैं, रूटीन बेसिस पर होते हैं भैया। ठीक है, तो ये एक आगम व्यय कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो लाइसेंस फीस होती है हम हर साल देते नहीं देते हैं, रिन्यूअल कराना पड़ता है उनको। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यय आगम व्यय है? आगम व्यय की पहचान करनी है। तो एक कारखाने के भवन में विस्तार की लागत, एक कारखाने में विस्तार की लागत, अगर हम भवन का विस्तार करते हैं उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, कार्यक्षमता बढ़ जाती है तो वो हमारा पूंजीगत व्यय होगा। एक भवन के क्रय करने पर कानूनी व्यय, तो भवन खरीदा हमने तो उसका ऊपर जो कानूनी व्यय करेंगे
वो भी हमारी क्या होगी भैया, पूंजीगत लागत है। एक पूर्ण स्वामित्व वाले भवन का क्रय करना, वो भी यह है। लेकिन पुराने भवन की पेंटिंग कराना, सफेदी कराना, उसकी टूट फूट ठीक कराना, मरम्मत कराना, ये सब हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल है कि कहीं से टूट फूट हो जाती तो उसे हम ठीक करा लेते हैं। हर साल खर्चे होते रहते हैं, सफेदी कराते हैं, है नहीं। ये तो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संचय नहीं है। पूंजी संचय की बात चल रही भैया, तो देखिएगा अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम जो होता है वो हमारा पूंजी संचय होता है। तो पूंजी संचय होता क्या है असल में, कि ऐसे संचय जो पूंजी लाभ में से बनाए जाते हैं, पूंजी लाभ में से बनाए जाते हैं, वो पूंजी संचय कहलाते हैं। तो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम पूंजी संचय होता है, क्योंकि ये अंशों का जब हम प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तो जो प्रीमियम प्राप्त होता है वो हम पूंजीगत व्ययों की पूर्ति के लिए ही, पूंजीगत खर्चों की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, उन्हें लाभांश के रूप में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, समामेलन के पूर्व का लाभ, तो जो समामेलन के पूर्व का लाभ होता है वो हमारा पूंजीगत व्यय होता है एक तरह से। ठीक है, वो पूंजीगत लाभ होता है, तो ये भी कैपिटल, ठीक है, संचय होता है। लाभांश सामान्यीकरण कोष जो होता है, ये सामान्य लाभ हानि से बनाया जाता है। ठीक है, आयगत लाभों में से बनाया जाता है। लाभांश सामान्यीकरण कोष, ठीक है, एक वितरण योग्य संचय है जो विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाता है कि आय में परिवर्तन होने के बावजूद लाभांश स्थिर रहे, यानी कि लाभांश हर साल दिया जा सके, हर साल बनाया जा सके। तो ये असल में लाभ में से बनाया जाता है लाभांश। ठीक है, लाभांश सामान्यीकरण कोष के लाभांश हर साल दिया जा सके, ये उसमें से बनाया जाता है, इसलिए ये हमारा पूंजीगत संचय नहीं है। अगला देखिएगा, किस संपत्ति पर ह्रास अनुमेय, यानी कि किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगता है। तो ये एक गंभीर विषय है कि भाई पशु पर ह्रास लगता है या नहीं लगता है, चाय पर ह्रास लगता है, चाय के पौधों पर, या नहीं लगता, व्यापार की ख्याति पर, पेटेंट पर। तो इनमें से जो है क्या है कि ख्याति जो है ना, उस पर ह्रास नहीं लगता भैया। व्यापार की ख्याति पर ह्रास की मनाही है। व्यापार की ख्याति कभी ज़्यादा होती है, कभी वो होती है। वैसे तो यह है कि पशु जो है वो पर भी ह्रास नहीं लगता, लेकिन कभी कभी जो दूध देने वाली गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, उनका दूध कम या भर्ती होता रहता है, और चाय के पौधों का कभी उत्पादन कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से उनको ह्रासित किया जा सकता है। लेकिन इस पर ह्रास नहीं लगाया जाता, क्योंकि व्यापार की ख्याति जो है वो एक टेंजेबल एसेट्स है। ठीक है, जिसका निर्धारण प्रत्येक वर्ष जो है अपलिखित किया जाता है। इसका जो है ख्याति का प्रत्येक वर्ष अपलिखित कर दिया जाता है, और फिर दूसरी ख्याति का निर्धारण होता। आज तुम्हारी अच्छी स्थिति चल रही है, आज अच्छी गुडविल, आज सेल अच्छी हो रही, जरूरी थोड़ी अगले साल भी आपका ही नाम चलेगा, दूसरे का भी चल सकता, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ख्याति पर नहीं होता। ओके, आगे बात करते हैं भैया। ये कह रहे हैं कि वे सभी उपाय जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। तो डेफिनेट सी बात है भैया कि पहलू के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने की बात चल रही है, तो आंतरिक नियंत्रण होता है। ये कह रहा है सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने पर कार्यालय अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्न में से कौन अपने हस्ताक्षर से रसीद जारी कर सकता है। ठीक है, कौन अपने हस्ताक्षर से रसीद जारी कर सकता है, तो ये सभी लोग अपने नाम से जारी कर सकते हैं भैया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अनुदान ग्रहीता द्वारा निष्पादित बंद पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी किसके द्वारा वहन की जाती है। तो
स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन ए बॉन्ड एक्सिक्यूटेड। तो भैया ये बात आती है सामान्य वित्तीय लेखा नियम 280, याद रखना इसको। जीएफआर यहाँ लिख देता हूं मैं, जीएफआर ठीक है, जीएफआर 280 के अनुसार अनुदान ग्रहीता द्वारा निष्पादित बंधन पत्र पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क सरकार वहन करती है। इसको जो है सरकार वहन करती है। ये सी आपका राइट आंसर है। आगे देखो, 5,000 से अधिक की मरम्मत राशि की रसीदों पर रेवेन्यू टिकट लगाना आवश्यक है, परंतु निम्न में से किसको इससे मुक्त रखा गया है? तो सामान्य लेखा नियम 85 की बात करते हैं, जीएफआर 85, ठीक है। 5,000 से अधिक की समस्त रसीदों पर टिकट लगाना आवश्यक है, ठीक है। जीएफआर 85 के अनुसार 5,000 से अधिक सभी जो है जितने भी रसीदें होगी उन पर टिकट लगाना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन सरकार की ओर से दी गई रसीद बिना प्रतिफल के राशि की किसी भी भुगतान के लिए रसीद, विभागीय खरीदों के लिए सरकारी कर्मचारी के को भुगतान की गई राशि को इससे मुक्त रखा गया है। यदि ट्रांजैक्शन सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से हो तो 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगेगा। कितने का? 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगेगा भैया। तो ये सबके सब जो है इससे बरी है। आगे बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में पाई गई त्रुटियों को लेखों में शुद्धि करने हेतु विवरण कौन से प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकार के माध्यम से महालेखाकार को अग्रेसित किया जाता है? तो असल में जीएफआर 28 के अनुसार, जीएफआर 28 के अनुसार, जीएफआर 28 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में पाई गई त्रुटियों को लेखे में शुद्ध करने हेतु विवरण पत्र GA10 से संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है ये, ठीक है। यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया, यह प्रत्येक कार्यालय में मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए भुगतानों हेतु एक रजिस्टर संचालित किया जाता है। तो क्या होता है कि सामान्य लेखा नियम जीएफआर 28 के अनुसार, जीएफआर 28 के अनुसार, ठीक है। ओ सॉरी 28 नहीं आएगा, यहाँ पे 48 आएगा बेटा। जीएफआर 48 के अनुसार, जीएफआर 48 के अनुसार मनी ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, द्वारा जितने भी भुगतान होंगे, किए गए भुगतानों के लिए एक रजिस्टर प्रपत्र GA21 में तैयार किया जाएगा। GA21 आगे देखिए, कार्यालय के छूट-फूट व्यय हेतु कार्यालय हेतु स्वीकृत स्थायी अग्रिम में से किसी कर्मचारी को दिए गए अस्थायी अग्रिम का लेखा किया जाता है।
तो यहाँ बात चल रही है, तो रोकड़ पुस्तिका के भुगतान पक्ष पर लाल स्याही आएगा भैया। यहाँ पर ये जो है ना, लाभ की जगह लाल स्याही आएगा। आगे की बात करते हैं भैया। ये है सामान्य वित्तीय नियम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचालित होते हैं भैया। तो ये मैंने बताया था कि 150 जो है इससे संचालित होता है, और ये पहली बार जो है राजस्थान में लागू हुए थे ये। ठीक है, तो ये जो है असल में आपका 150 आपका आ जाएगा ए। ठीक है भैया, ये आपका आ जाएगा ए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक मूल प्रपत्र का चुनाव करना है। एक मूल प्रपत्र कौन सा है? तो देखिए, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, हस्तांतरण वाउचर, ये सब वाउचर हैं, जबकि बीजक जो है वो एक स्रोत प्रपत्र है। मूल प्रपत्र नहीं है, बल्कि क्या है, स्रोत प्रपत्र है। ठीक है, ये प्रपत्र माल के उधार विक्रय के समय बनाया जाता है। ठीक है, विक्रेता इसे 2 प्रतियों में तैयार करता है, एक प्रति ग्राहक को दे देता है और एक प्रति अपने पास साक्ष्य के रूप में रखता है। ठीक है, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, सीधी सी बात है, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो हम एक फार्मूला लगाते हैं, n ब्रैकेट शुरू n+1/2, n ब्रैकेट शुरू n+1। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं भैया, क्या, n ये फार्मूला लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि आपका जो 25 गुणा 51 हो जाएगा। तो क्योंकि 50, तो हमें कुल संख्याएं दे रखी हैं, 50 गुणा इसका तो 25 गुणा 51 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आएगा 25 गुणा 51 करने के बाद में ये आपका 1275। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा, ये कह रहा है 2 संख्याओं का लेसे 65 और लेसे जो तथा में से का योग 1650 है। तो उसमें से एक संख्या 125 तो दूसरी कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ले से बराबर एल और में से बराबर एच। ठीक, तो ले से बराबर क्या हो जाएगा भैया? ले से बराबर क्या हो जाएगा? 65 गुणा एच हो जाएगा, और एल प्लस एच जो है वो 1650 है। ठीक है, तो एच की जगह हम क्या लगते हैं भैया, जो एल है, एल की जगह 65 एच प्लस एच कर देंगे तो 1650, एच बराबर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एल बराबर जो है वो 1625 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या निकालने का सूत्र होता है में से गुणा ले से बटे पहली संख्या, तो 25 गुणा 1625 बटे 125 करेंगे तो 325 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहे हैं
ये बेटा थोड़ा क्वेश्चन में जो है 50 क्वेश्चन छूट गया है। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सीरियल पड़ गया लेकिन क्वेश्चन टाइप होने से रह गया, गलत हो गई, आगे पीछे हो गया असल में। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या मन में क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है एक घड़ी की सुई 3:30 बजे तथा 6:15 बजे के स्थान पर थी, उनके द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर था। तो देखिएगा 3:30 बजे पर पहुंचने में घंटे वाली सुई जो है वो 3 घंटे 30 मिनट चलेगी। 3 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 210 मिनट। ठीक, तो 210 जो है वो हमारे कितने अंश का हो जाएगा भैया? 210 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 210, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है, ठीक है। और घड़ी पर जो होते हैं कुल जो है 12 अंक होते हैं, यानी कि 1 घंटा जो है वो 60 का तो 30 मिनट का जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा भैया? मिनट की बात करें तो वो 1/2 अंश कोण बनाएगा, है नहीं, 1/2 अंश। तो 210 में कितना कोण बनेगा? 210 गुणा 1/2 यानी 105 अंश का कोण बनेगा, है नहीं। अगर अब बात करें मिनट वाली सुई की तो 30 मिनट का मतलब हो गया 6 अंश यानी 180 डिग्री, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच 180 में से 75 105 घटा दो तो 75 आ जाएगा। तो 6:15 पर पहुंचने पर घंटे वाली सुई चलेगी कितनी भैया? 6 घंटे 15 मिनट यानी 375 मिनट यानी 187.5 अंश का कोण हो जाएगा। मिनट वाली सुई की बात करें तो 15 छक्के 90, ठीक। दोनों सुइयों के बीच के कोण की बात करें तो 97.5 डिग्री अंश। तो सुइयों द्वारा बनाए गए कोणों में अंतर कितना हो जाएगा? उसका कितना आ रहा था भैया? 75 अंश आ रहा था। इसका कितना आ रहा था? 97.5 आ रहा था। इसका अंतर निकालेंगे तो 22.5 अंश का अंतर बैठ जाएगा। ये 22.5 अंश मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। एक 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रभावित हो रही है। नहर का पानी समुद्र में गिरता है। समुद्र में पानी का निस्सरण घन मीटर प्रति सेकंड होगा। तो सीधी सी बात है, ये चाल बतानी हमें। तो चाल के लिए क्या होता भैया? यहाँ पर बात करते हैं हम, तो चाल हमारी जो है मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे प्रति सेकंड बनाना है तो 5.4 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 5.4 × 5/18 करेंगे तो ये 15 मिनट 1.5 जो है मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा भैया? तो 1 सेकंड में बहने वाला जो होगा वो कितना होगा? 50 किलोमीटर है, ठीक। और 4 मीटर गहरी है तो 50 गुणा 4 गुणा 1.5 यानी 300 घन मीटर, ये 300 घन मीटर आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया। आ गया समझ में? अरे भाई इसे मीटर प्रति सेकंड बदल लो। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक।
तो 1 सेकंड में पानी के बहने की का आयतन देखना, तो पानी का मतलब आयतन लिखना है तो दूरी गुणा कितनी दूर जा रहा है, ठीक है, दूरी गुणा गहराई, ठीक, गुणा चाल, इससे कर लेंगे। ऐसे निकल आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं एक गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4851 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का वैल्यू रख देंगे तो 4851 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर की घात 3। जब आर की घात निकालेंगे तो 4851 गुणा 3 गुणा 7 बटे जो पर की संख्या है वो नीचे पहुंच जाएंगी, 7 4 गुणा 22, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर 11 से 2 बार कट जाएगा और 11 से 4851 441 बार कट जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसकी गुणा करें तो ये क्या आएगा, 92 61 आ जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। ये क्यूब निकल गया है, आर क्यूब बराबर, तो इसको हम टुकड़ों में बांटे तो 21/2 की घात 3 हो जाएगा। बड़ा आसानी सी बात है। तो आर बराबर 21/2। तो गोले का वक्र पृष्ठ बताना, गोले का वक्र पृष्ठ होता पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, तो ये 1386 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का 1386 आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 नल 1-2 भरे जाए हैं, तो 2 नल भर रहे हैं भैया 1/15 और 1/20 और एक खाली कर रहा तो 1/25। तो 10 घंटे में टंकी का भार भरेगा कितना भैया, तो 10 गुणा 1/15 प्लस 1/20 प्लस माइनस 1/25। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना भैया, तो कॉमन ले लेंगे इसका, तो 60 कॉमन आ जाएगा। तो 15 चौका 60, 20 दिया 60, तो 7 15, तो ये नहीं आ रहा, तो इसे तो 60 नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा 150, 150, 15 था 150, 20 से काटेंगे तो ये आएगा 7.5 नहीं, और 25 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 10 और 17.5 में से 6 घटा दो तो 11.5, 11.5 की गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 11.5 बटे 150, 0 से 0 कट जाएगा, 11.5 बटे 15 हो जाएगा। अब इसे अगर हम चाहें तो पूरा कर ले तो 2 से गुणा कर दो ऊपर 2 से नीचे, तो 23/30 हो जाएगा। शेष जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 1 माइनस 23/30 यानी 7/30 शेष रह जाएगा। तो A प्लस B द्वारा जो भरा जाना चाहिए वो कितने में भरेगा भैया, 1/15 प्लस 1/20 यानी 7/60 भाग भरा जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। तो 60/60 भाग 1 घंटे में भरेगा तो 7/30 भाग कितने में भरा जाएगा, तो सीधी सी बात है 60/7 गुणा 60/30 इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 घंटे निकल आएगा। तो टंकी जो है 10 + 2 बराबर 12 घंटे में भर जाएगी भैया, है नी। तो ये 12 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर आप कोई चीज़ जो है खरीदते हैं, किसी वस्तु को
100 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15 रुपये का लाभ हो जाता है नहीं। तो क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये की थी, 15 रुपये का लाभ हो गया तो 85 रुपये की हो गई। तो लाभ का प्रतिशत, लाभ 15/85 गुणा 100 यानी 17 सही 1/17 सही 11/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 सही 11/17 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। आगे बात करते हैं भैया। ये कह रहे हैं कि इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इंटरनेट से फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डाउनलोडिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि http://printall.com इस URL में http चिन्हित अंश क्या होता है। तो ये जो होता है http में जो चिन्हित होता है वो क्या होता है भैया, तो ये ट्रांसफर नियमावली होती है। ट्रांसफर नियमावली को प्रदर्शित करता है। आगे देखिएगा। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एक पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। समय की एक अवधि के दौरान, समय की एक अवधि के दौरान जितने भी आपने टास्क बार कहलाता है, जो आपको दिखाता है कि कितनी बार आपने कुछ साइट, ठीक है, कि एक समय पर कितनी साइट खोल रखी है आपने, तो वो टास्क बार पर दिखाता है, ऊपर पट्टी आती है उस पर। तो ये कह रहा है ISP का तात्पर्य है ISP। तो ISP का जो तात्पर्य है भैया वो कहाँ से है भैया, ISP का जो तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से है, यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। ठीक है भैया, आज इतना ही सॉल्यूशन। आज ज़रा क्वेश्चन थोड़े कम रखे थे, टाइम का अभाव था, समय का अभाव था, इसलिए आज क्वेश्चन पूरे नहीं बना पाया था। फिर कल इंशाल्लाह आपके लिए फिर नया कुछ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी में लगा रहिएगा। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुँचें, ये मेरी कामना है। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हर एक मेरा स्टूडेंट और हर एक वो बच्चा जो कहीं उम्मीद लगाए हुए है, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। आमीन।